Hi everyone. Good evening. Are we live now? Yes. चलो. Okay, good evening everyone. क्या हाल चाल सबके? Hi Dhatri, Tisha, Archit. Good evening Vanshika, Purnima, Anil, Rakesh. Yes. हाय विघ्नेश. हाँ चलो बढ़िया दिख रही हूँ मैं. आई होप आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन. हेलो गुड इवनिंग. एंड हाउ इज द जोश? एक पोल लाइव थी यार, दिख नहीं रही है. वेयर इज इट? नेवर माइंड. आई होप I am happy, of course, to be back again with you all for a fun-filled MCQ session. Last session में I hope most of you were connected to me. मतलब जितने नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, I think you all were there in the first MCQ session. Also the ones who are new, most welcome. Yes, ma'am, visible and audible. Thank you for the confirmation, dear. Okay, तो आज के इस सेशन में today we are going to cover the entire Companies Act, है ना? हाँ, with a set of again 40 plus 20 questions. तो वैसे ही चीजें रहेंगी and the three rules remain the same. One, you have to attempt all the question. तो हर एक question का आंसर देना है. No writing of answers in the chats. And the third one, third rule मुझे कौन बता सकता है यहाँ पे? What is the third rule? I told you the three rules of MCQ. What we are doing, है ना? दो रूल मैंने आपको बता दिए. Is there anyone who remembers my third rule? Josh is high, but Shivangi ma'am was with us. अरे how sweet. राधे राधे. चलो बताओ, आई एम वेटिंग. देखती हूँ मैं कितनी आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हो. कुछ लोगों का जोश थोड़ा लो भी. 8% स्टूडेंट्स अभी से थोड़े से कच्चे से लग रहे हैं. क्या यार, जोश क्यों लो है? अलॉन्ग विद रीजन नहीं यार, इतना सिंपल सा रूल नंबर थर्ड था. लाइक बिफोर वी बिगिन. ठीक है. हाँ चलो. मेघना, थैंक यू सो मच. मेघना, राकेश. हाँ, तो ये तीन रूल थे भाई हमारे एमसीक्यू सेशन के. बाकी आप समझदार हो. आई होप यू आर सिटिंग विद अ पेपर एंड पेन एंड यू विल कीप ऑन राइटिंग ऑल द आंसर्स और आप मार्क करते रहोगे, है ना? तो ये हमारा जो एमसीक्यू का सेशन है, दिस इज द सेकंड सेशन. द फर्स्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन 17th May, which covered our entire economic laws. This is the second session that we are doing, in which we are going to have questions of Companies Act, right? Ha. Okay. So I hope you've already done that. Great. Chalo. Okay, now one question before the actual questions, I would say. Who wants to succeed in the upcoming exams? Very simple question. आप में से कौन कौन है जो चाहता है कि आई वॉन्ट टू सक्सीड, मतलब मैं वो पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस वो देखना चाहता हूँ अपनी मार्कशीट पे. Come on, tell me. All you have to do is write me. Yes, ma'am. I want to do that. Me in the chat. I'll give you 2 minutes to think. मुझे लगता है इतना समय देने की कोई जरूरत नहीं होती. आप लोग भी बोलोगे क्या मैम इसमें क्या सोचना है, कौन फेल होना चाहता है? एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, राइट? बट अभी तक मुझे एक भी, हाँ चलो अब मुझे दिख रहा है. एक मैसेज दिखा है मुझे. हाँ, नाउ फाइनली द मैसेजेस आर फ्लोटिंग. मी मैम, आई वांट टू सक्सीड. यस मैम, मी. आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीवन. हो सकता है भाई कुछ बच्चे लिख पाए, हो सकता है सम आर अनेबल टू राइट. I will for sure. That's the confidence. Great. But everyone wants to succeed. Now I'll change my question. I'll reframe this question only in a different way. How many of you want to prepare for success? How many of you want to study for success? यहाँ पे जोश थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, है ना? सबको फल खाने हैं बट पेड़ किसी को नहीं लगाना है. दिस इज एक्चुअली द हार्श रियलिटी. वी कट डाउन आर थिंग्स कि यार इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या मैम? बट वी ऑल वॉन्ट टू सी दैट सक्सेस, वी ऑल वॉन्ट टू टेस्ट दैट सक्सेस, बट ऑब्वियसली सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट, है ना? तो जिस दिन आप समझ लो आपकी जो अर्ज है, जो डिजायर है टू सक्सीड, उससे ज्यादा बढ़ के अर्ज, डिजायर, विल होगी टू प्रिपेयर, उस दिन सक्सेस यार आप ही की हो जाएगी.
तो आज इस जबरदस्त प्रिपरेशन के जज्बे के साथ वी आर बिगिनिंग आवर सेशन, राइट? बिकॉज वॉट वी आर डूइंग इज वी हैव द डिजायर टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, राइट? एंड देन ओनली वी कैन सक्सीड ना. चलो, हाँ, क्या बात है, वेरी वेल डन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी विल बिगिन आवर टुडेज सेशन. ओके, yes, correct. Okay, so I'm glad all my students have understood that you have to succeed, and for this success you have to do your best and do whatever it takes, है ना? चलो, so here we are starting with our first question. Proud to be your student. Oh, I am proud to be your mentor. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है when I come here, when I connect with so many students, और आप लोग इतना सारा प्यार दिखाते हो ना. चलो, okay. So we end this particular poll of how's the Josh. Josh सबका high होना चाहिए, very high होना चाहिए. We still have time. We'll crack it, right? No matter what, we are going to achieve it. Okay? Now, here comes the very first question. Come on, everyone. In case of company having no share capital, a class action application shall be valid only if it is made by, there are 4 options given: 100 members or such percentage of the total number of members as may be prescribed, 1 or more members holding less than such percentage of the issued share capital of the company as may be prescribed, both A and B, or at least 1/5 of the total number of members. Of course, it is for the ones who remember the provisions. जिनको याद नहीं है वो सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या है. हाँ, पहला क्वेश्चन मैं कभी इजी नहीं रखती. द फर्स्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज बी द स्लाइटली ट्रिकी वन, ऑल्दो दिस इज वेरी इजी फॉर द वंस हु रिमेंबर द प्रोविजन. क्लास एक्शन क्या है हमारा? सेक्शन 245 में हम पढ़ते हैं क्लास एक्शन के बारे में. क्लास एक्शन क्या होता है? ग्रुप फाइलिंग कर रहे हैं भाई, एक ही चीज से कम 50-100 लोग पीड़ित हैं, सब दुखी हैं, everyone is aggrieved, right? So collectively they can make an application. That is how class action concept is. Now there are certain eligible members. We have 2 categories: one for companies having share capital and one for companies not having share capital. Here we are talking about the company which does not have share capital. ये provision तो और भी easy था. With share capital वाला तो फिर भी you have to see a lot of things कि 3 कैटेगरीज है, बट विदाउट शेयर कैपिटल वॉज अ वेरी इजी वन. ओके, वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब यार जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स करो. कम ऑन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई वांट एवरीवन टू एटलीस्ट अटेम्प्ट इट. चलो तब तक मैं क्या करती हूँ, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई मेक द चार्ट फॉर यू. भाई एलिजिबल मेंबर्स कौन होते हैं हु कैन फाइल दिस क्लास एक्शन application, right? So we have 2 categories of companies. We have one is with share capital and the other one is without share capital, right? So in case of with share capital, I can say lowest of 100 members or 5% of total number of members, right? Or members holding in case of listed company 2% of share capital and in case of unlisted company 5% of share capital. Now comes the main provision. कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया ना मैंने. Without share capital, what is it? The correct answer, my dear, is at least 1/5 of the total number of members. Question number 1, the correct option is D, and only 45% students have given me the correct answer. But फिर भी first tricky question, 45%. I am actually happy to see the progress from the first MCQ session. पहले से तो better ही लग रहा है मुझे. चलो, तो शुरुआत तो ठीक ठाक हो गई है. Second question इससे बेहतर होना चाहिए, है ना? So moving to the second question, my dear, the poll is live. Shifting of registered office within the same state would require SR and approval of ROC, central government approval only, or only board's approval. So these are the 4 options given. I wouldn't say the 4 options are absolutely correct. I mean, उसमें से आप छाट के एक सही आंसर निकाल सकते हो. थोड़ा सा तो
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अलग है, बट ठीक है, दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग एंड दैट इज हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड. तो क्या होगा आंसर? लेट्स सी. विद इन द सेम स्टेट, मार्क माई वर्ड्स, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का है, ठीक है, मान लेते हैं न्यू दिल्ली में ही है, फ्रॉम करोल बाग वी आर मूविंग समवेयर टू पटेल नगर, है ना. इफ यू नो व्हाट दिल्ली इज ऑल अबाउट, दैट मीन्स वी आर समवेयर मूविंग विद इन द सेम सिटी. वी ओनली नीड बोर्ड रेजोल्यूशन. वहां पे हमको सिर्फ बीआर की जरूरत होती है. बोर्ड्स अप्रूवल इज सफिशिएंट. सेकेंड कम्स कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं विद इन द सेम स्टेट एंड मोर ओवर विद इन द सेम आरओसी. So same ROC. The third category comes when we are within the same state. And the last category जिसमें बहुत elaborate सा procedure है, वो क्या होता है? From one state to another. From one state to another. Prima facie, what you should remember is here you need board resolution, here you need special resolution, here you need SR plus RD's approval, and here you need SR plus CG's approval, although this again has been delegated to RD, but it's okay. Provision हमें यही कहता है. So this is prima facie जो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए. तो मैं given question में, ये मैं given question में कितना है आप लोगों का? चलो 39% स्टूडेंट्स लगभग सही आंसर दे रहे हैं. तो इन द गिवन क्वेश्चन आई कैन मार्क ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ आरओसी. ऑल्दो अगर यहाँ पे आरडी लिखा होता तो आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि हाँ सही चीज है, बट ठीक है. ओके, चलो क्या बात है. नाउ आई कैन सी एक्टिव पार्टिसिपेशन भाई. 154 वोट्स. गुड गुड गुड. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Question number 3. Moving to question number 3. Come on, everyone. ABC Limited has 35% shares only in XYZ Limited. So there are two companies. ABC Limited holds 35% shares in XYZ Limited. Majority of the directors of XYZ Limited are appointed and removed by ABC Limited. XYZ Limited is what? Subsidiary, not a subsidiary. Depends on board how you treat it and depends on board of XYZ Limited. मतलब बाकी दो क्वेश्चन तो ना यार आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं. इफ आई वुड हैव मेड द क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें और डालती कि हाँ एसोसिएट हो सकती है, इन्वेस्टिंग कंपनी हो सकती है, ये वो कुछ कुछ तो डालते हैं. एसोसिएट तो कम से कम डालना चाहिए था टू कंफ्यूज, राइट. बट बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट्स सी हु कैन एक्चुअली आंसर दिस वन. As expected. I thought this is a simple question for you and you proved me right. That's on my list, Pavan, but I'm not getting enough time for that. Hopefully you'll see it soon. Okay. So question number 3. What is a subsidiary? Subsidiary के दो criteria होते हैं. Company in which holding either controls the composition of board of directors or holds more than 50% of majority of voting power. तो यहाँ पे voting power का केस नहीं है. यहाँ पे क्या है? Since one company is controlling the composition of board of directors of another, it is called as the subsidiary company. So very well done. The correct answer is option A. 72% बच्चे. क्या बात है. Very good, very good. बाकी वैसे जो बच्चे हैं वो क्या करने आए हैं? टाइम पास करने आए हैं. चलो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा. इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, बक अप, है ना. अपने आप को और पुश करना है. क्वेश्चन नंबर 4. द ऑडिट कमिटी ऑफ वाई लिमिटेड रिकमेंड्स टू बोर्ड द नेम ऑफ मिस्टर बी. ठीक है, एक कंपनी की ऑडिट कमिटी है. इट इज रिकमेंडिंग द नेम ऑफ मिस्टर बी फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर from the conclusion of first AGM, because the first auditors are appointed in a different manner, till the conclusion of 6th AGM. The board agrees with the recommendation. यार प्रॉब्लम ही सॉल्व. प्रॉब्लम तो कब होती है? जब ऑडिट कमिटी रिकमेंड करती है. द बोर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, दे रिफर बैक द रिकमेंडेशन. फिर ऑडिट कमिटी बताती है, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो दे सेट देयर ओन रिकमेंडेशंस टू मेंबर्स, राइट. दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टेक प्लेस. तो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है? द बोर्ड इज एग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी. सो व्हाट इज द बोर्ड गोइंग टू डू नेक्स्ट? रिकमेंड द नेम टू द मेंबर्स इन AGM.
refer back the recommendation, send its own recommendation, or either of the above at its discretion of the board. क्या होगा? Try to just simply recall the process. If we have an audit committee in the company, तो auditor का appointment कैसे होता है? जो audit committee होती है वो किसी को ढूंढ के लेके आती है. वो सोचते हैं कि हाँ, given the company size, given the company operations, the field, this particular auditor or audit firm may be suitable for the company. So वो recommend करते हैं board को. The board agrees with the recommendation. वो name suggest करते हैं members को, and members by passing resolution, by passing ordinary resolution, they appoint the auditors, right? So that is the simple thing that is happening, right? तो भाई क्या है यहाँ पे, वो अपने खुद के recommendations नहीं भेजेंगे. They have agreed, so they will recommend to members in AGM the name of Mr. B for appointment as the auditor. Question number 4, the correct answer is option A. क्या बात है, 77% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. Moving to the next question. Next 4 questions, my dear, are based on this case study. This case study is, of course, has been asked in the past. ठीक है, और वही केस स्टडी हमने पिक की है so that you are able to actually assess कि अगर एग्जाम environment में this is being asked whether you'll be able to answer or not. So next 4 questions are based on this particular case study only. Question number 5, 6, 7 and 8, right? However, we will create the poll one by one. ठीक है, चलो. ABC Limited is a company with paid up capital of 50 crores. I will just keep on highlighting the important things. So ABC Limited it is of course a public company. Paid up capital 50 crores. Turnover 310 crores. Then we have Mr. Rajesh, who is the promoter and MD of the company. So who is the MD of the company? We have Mr. Rajesh as MD of the company. He wants to run the company complying with the laws and regulations. The chairman is non-executive and an eminent academician, right? There are 2 more directors. One is Director Finance, Mr. Joshi. So we have another director, Mr. Joshi. Okay. And there is another director, Mr. Nirmal. Mr. Nirmal. Mr. Nirmal has been said to be related to promoter. Related to promoter. मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रही हूँ. Company is in the process of taking substantial loan for capital investment from SBI, where SBI will nominate a director. तो मतलब SBI भी एक director को nominate करने वाले हैं. So there is going to be another director from SBI. डायरेक्टर फ्रॉम SBI. तो इतने लोग होने वाले हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन का एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, देखो यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी. जब भी आपके पास केस स्टडी बेस्ड MCQs आते हैं, यू शुड फर्स्ट सी हाउ लॉन्ग इज द केस स्टडी. अगर केस स्टडी बहुत छोटी सी है, इट इज एडवाइजेबल कि फटाफट से केस स्टडी पढ़ के ही आप क्वेश्चन पे जाए. बट इफ द केस स्टडी इज वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत लंबी सी है, सो इट्स एडवाइजेबल कि एक बार क्वेश्चन पे फटाफट से ग्लांस कर लो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं, इस टाइप का पूछ रहे हैं, तो वहां ध्यान रखते हुए फिर हम क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करेंगे. Okay, so let's have a look at question number 5. Is the present board properly constituted? क्या इनका जो बोर्ड है वो ठीक से बना है? Because it is a public company. How many directors should be there? What type of directors should be there? You have to try to recall everything. कि हमारे पास एक resident director होता है. However, resident, non-resident चीज़ें लिखी नहीं है. It's okay, right? Then we need to have some independent directors. वो भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, right? क्या woman director होने की requirement है, नहीं है? Right? Is it there? Is it not there? So how is the board constituted? So we have been given 4 statements. Which statement is correct? Company is an unlisted company with 4 directors. The present board is properly constituted. Company is an unlisted company with 4 directors which is properly constituted, but since the turnover is more than 300 crore, a woman director is required. Company is an unlisted company with 4 directors which is properly constituted, but need of 1 resident director. Company is an unlisted company which is properly constituted with MD. Come on everyone, I'm waiting for your answers, then I'll explain you.
Okay, so far I think you're going in the right direction. 72% students have voted it correctly. हाँ, अभी तक तो आपने सही बता रहे हो, but I'll still give you some time because very few students have voted so far. देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बात है ना वो वुमेन डायरेक्टर की ही है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि भाई वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है. इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी अनडाउटेडली यू नीड वुमेन डायरेक्टर. इफ इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी विद द पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 crores और मोर यू नीड वुमेन डायरेक्टर. इफ द टर्नओवर, देखो पेड अप कैपिटल तो क्या है, इट इज ओनली 50 crores, so it is well within the limit. But turnover, if it is more than equal to 300 crores, then also you need woman director, and it is 310 crores. So undoubtedly, what is the correct answer? This is the correct answer. Everything is properly constituted, but because we are expecting and we are presuming कि भाई इसमें से रेसिडेंट डायरेक्टर होगा ही होगा, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन है कौन नहीं है, तो वो भी होंगे, है ना. यहाँ पे एक चीज जो हमें क्लियरली दिख रही है कि मिस्टर जोशी, मिस्टर निर्मल, आपने सारी चीजें मिस्टर 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 राजेश ऐसे ही लिखी हुई है, right? So there is no woman director on board. So this is something that we can easily identify. And since the turnover is more than 300 CR, we need a woman director. Okay, so great. 72% students, 78% students have given me the correct answer. Very well done. Question number 6. Moving to question number 6. Chalo. Can Mr. Nirmal Kumar be considered as independent director? Yes, since he is related to the promoter. No, since he is related to the promoter. Yes, since he is a commercial director. And yes, he is a full-time or whole-time or functional director. Come on, everyone. The poll is live. See, we have to remember the criteria of independence when section 149 subsection 6. Why here subsection is important? I've told you before in the class also that this subsection is undoubtedly very important. Okay, so you should remember it. If you don't, it's okay. What is the criteria of independence? Somebody who is not the managing director, who is not the whole-time director, who is not the nominee director. They cannot be independent director. He should not be the promoter. He should not be related to promoter. He should not be holding security with relatives. He should not be having pecuniary relationships. So we have a huge list of criteria of independence. The very basic thing is that he should not be related to promoter. And if he is related to promoter, he cannot be considered as the independent director. So question number 6, what is the correct answer? Option B. Yes. Chalo, kya baat hai? You all are able to answer this. So we will quickly move to question number 7. Is there any need of woman director? Is there any need of woman director? Yes. Please comment this. Na? If there is any student who has any doubt, they can later on drop in the comments and we'll respond to it. In between, we cannot take up another topic. Okay. Is there any need of woman director? Yes, since the turnover is more than 300 CR. No, since the paid up capital is not more than 100 CR. No, SBI will nominate a director to the board and none of the above. भाई अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया. अब अगर ये भी आप आंसर गलत करो तो फिर क्या बात है. सो आई एम हैप्पी टू सी दैट 96% स्टूडेंट्स फाइनली, अरे यार दिल खुश कर दिया आप लोगों ने. कभी तो मुझे ऐसे देखने को मिला कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर. वेल, आई एम ग्लैड टू नो दैट एटलीस्ट यू आर लिसनिंग. भला ही आप पहला आंसर गलत कर रहे हो बट वो सीखने के बाद तो आप सही कर रहे हो. दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि कितना दिमाग है यहाँ पे, उसको थोड़ा और यूज कर लो बस. So this is the correct answer. Moving to the next question. Question number 8, my dear. What will be the status of the director nominated by SBI if she is a woman? What will she be classified as? She will be classified as nominee director. She will be classified as interested director. SBI has no right to nominate any woman director in the board and none of the above. Well, again, a very simple question. तो जो case based MCQs होते हैं, they usually look scary, but they are the simplest of all, and we can actually see that, right? So question number 8, very simple. Any director who is nominated by the financial institutions, they are called as nominee director only, and many a times
लोग नॉमिनेट कर देते हैं भाई देखने के लिए, हमसे इतना पैसा लियो, पैसा डुबा तो नहीं दोगे, सो वी वांट टू कीप इन चेक व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, सो दे नॉमिनेट अ डायरेक्टर, राइट, एंड यू कैन नॉट रिमूव ऑल्सो सच अ डायरेक्टर. ठीक है, सो शी विल बी क्लासिफाइड एज नॉमिनी डायरेक्टर. ओके, चलो, वेरी वेल डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 9. Who is empowered? Again, a simple question, but पढ़ा होगा तो ही आएगा. Who is empowered to order the amalgamation of 2 or more companies if it is satisfied that such amalgamation is essential in the public interest? Central government, tribunal, ROC, or none of the above. So these are simple 4 options that we have. मैं एक छोटी सी आपको हिंट देती हूं बिकॉज आई कैन सी सम स्टूडेंट्स आर गोइंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सेक्शन 237? सेक्शन 237 क्या है? कैन एनीवन टेल मी, वंस द वंस हु हैव appeared for the poll, मतलब पोल कर चुके हो तो उसके बाद यू कैन राइट थ्रू द चैट एंड टेल मी. सेक्शन 237, व्हाट इज इट? यस, सोच में पड़ गए हो. चलो, नेवर माइंड, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज. Amalgamation by central government in public interest. That is what the section is all about. भाई सेक्शन ही वही कहता है. So जिसको सेक्शन की हेडिंग ही याद है, जिसको पता है कि दिस सेक्शन इट इज, तो उसको एक क्वेश्चन में क्या होगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं. हाँ, राइट, गवर्नमेंट अमालगमेट कर रही है in public interest, so you need not know anything more than this, right? So of course the correct answer, my dear, is central government, right? Question number 9, the correct answer is central government. You were somewhere confused between the tribunal also, but it's okay. Chalo, moving to question number 10. Question number 10. Again, एक ऐसा question which you can answer just simply with your logical ability. If you have read the concepts, you will be able to answer it. ABC Limited is registered in India. So एक company है which is registered in India. इसके 100% shares are being held by KYZ Limited, a company which is registered in UK and it does not have any place of business in India. So we have a company KYZ Limited which is a company incorporated outside India, and all the shares of ABC Limited are held by that particular company. What is ABC Limited? What will it be called as? An Indian company, foreign company, wholly owned subsidiary of a foreign company but Indian company, does not come under the definition of foreign company. What will it be called as? Now I'll tell you what the confusion will be. I'll tell you, ये 2 ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आएंगे, इन 2 में आप कंफ्यूज होगे. Some students will say that it is an Indian company, while others might say that it is wholly owned subsidiary of a foreign company but Indian company. अब मेरा आपसे एक सवाल और है. एक सवाल और क्या है? We have KYZ Limited incorporated in UK with no place of business in India. No place of business in India. Can we call this as a foreign company? क्या ये foreign company होगी या नहीं होगी? Whether it can be called as a foreign company or not. Or will it simply be company incorporated outside India? KYZ Limited is incorporated in UK, so it is a company incorporated outside India. इसकी कोई place of business India में नहीं है. तो कैसे ये foreign company हो गई? Foreign company की definition तो आपको बड़ी पता है. हुई क्या ये फॉरेन कंपनी? नहीं हुई. और जब ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई तो कैसे एबीसी लिमिटेड इसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी हो गई? एबीसी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉट अ फॉरेन कंपनी, राइट? सिंपल सिंपल सिंपल. इट इज एन इंडियन कंपनी, दैट्स इट.
भाई कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर हुई है, इट विल बी एन इंडियन कंपनी. ठीक है, आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर. तो इसीलिए थोड़ा सा और हम दिमाग लगा लेते तो यू कुड हैव आंसर्ड इट करेक्टली, बट इट्स ओके, है ना. 32% स्टूडेंट्स ने फिलहाल ये सही जवाब दिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, अगेन अ क्वेश्चन विच इज ऑफ योर इंस्टीट्यूट, स्टडी मैट. अ गारंटी कंपनी इज सिमिलर टू. मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आता है बिकॉज मे बी वी कैन ऑप्टेन वन सिमिलैरिटी इन सर्टन एस्पेक्ट, बट फिर भी ठीक है ना. अ गारंटी कंपनी इज सिमिलर टू अनलिमिटेड कंपनी, LLP, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप. सी गारंटी कंपनी में होता क्या है ना, वाई आई से दैट इट इज नॉट सिमिलर, ऑल्दो वी हैव टू कंक्लूड वन थिंग, बट वाई आई एम अ लिटिल अगेंस्ट दिस क्वेश्चन, बिकॉज अनलिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट ये होता है दैट यू सॉरी गारंटी कंपनी का कंसेप्ट ये होता है दैट इफ आई हैव अंडरटेकन कि हाँ मैं 1 लाख रुपए इस कंपनी को दूंगी, सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम I don't contribute 1 lakh rupees. At the time of winding up, if it's required, I can contribute or my liability is limited up to that amount of 1 lakh, right? However, अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सो इट कैन नॉट बी सिमिलर. पार्टनरशिप में अगेन देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट कैन नॉट बी सिमिलर. सोल प्रोप्राइटरशिप में अगेन देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट कैन नॉट बी सिमिलर. सो हाउएवर वी कम टू अ कंक्लूजन कि भाई LLP में ही सिमिलैरिटी होती है. द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड, राइट, टू अमाउंट वट एवर दे हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट. अगर उन्होंने बोला है कि मैं इस फर्म में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रहेगी. द डिफरेंस देयर इन लाइज कि भाई वो जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हो वो आप ड्यूरिंग मतलब पार्टनरशिप कभी भी हम कर देते हैं. इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किया जाता है, राइट. तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, येट सिमिलैरिटी इसी एंगल से हम लेके आ सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज LLP. ओके, यस, चलो, वेरी वेल डन. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Investigation may be ordered by central government under section 10 नहीं है, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 नहीं है. सेक्शन 10 क्या है कंपनीज एक्ट का? किसी को याद है क्या सेक्शन 10 क्या होता है कंपनीज एक्ट का? बट ये 210 है, ठीक है. Investigation may be ordered by central government under section 210 of Companies Act on the basis of report under section 208, special resolution passed by the company in public interest, or all of the above. Okay. So mostly students are giving me the correct answer only. By on receipt of report under section 208, राइट, या फिर SR जो होता है, या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि NCLT का ऑर्डर पास हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, राइट. तो अपॉइंट कर देते हैं किसी इंस्पेक्टर को और इन्वेस्टिगेट करते हैं इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट. सो ऑल द 3 ऑप्शंस आर एक्चुअली करेक्ट. द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. वेरी वेल डन. 77% बच्चों ने इसका दिया है सही जवाब. हाँ, कभी कभी ऑल ऑफ द अबव फंसाता है, अदरवाइज 90% केसेस में ऑल ऑफ द अबव क्या होता है? सही होता है ना. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, माय डियर. विच चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, विच चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद फॉरेन कंपनीज? बहुत सिंपल है. तो 20, 21, 22, 23. सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा. जो ये कर लेना वो चैट में लिखे. चैप्टर नंबर 20 क्या है, चैप्टर नंबर 22 क्या है, 21 क्या है, 23 क्या है. लेट्स सी. एटलीस्ट यू शुड नो दीज टू, इफ नॉट दीज. इतना तो पता होना चाहिए. तो मैं बाकी ये भी एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो दिस यू माइट नॉट इवन बी नोइंग. भाई वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी का भी कुछ सेक्शंस आते हैं, एंड दिस बेसिकली रिलेट्स टू गवर्नमेंट कंपनी. यू डोंट हैव दैट इन योर सिलेबस. हाँ, क्या ये पता है आपको?
चलो, it's okay. Even if you don't know, it's okay. यू डोंट हैव दैट इन योर कोर्स, इसलिए आपको नहीं पता है और पता नहीं होना भी चाहिए, पर ये ज़रूर पता होना चाहिए दैट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज चैप्टर नंबर 22, जिसमें हम फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, राइट? चल, यस, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज चैप्टर नंबर 22. Yes, please don't write answer in the comments. वो chat में आंसर मत लिखो, ठीक है? Question number 14. Come on, everyone. Question number 14. In case of secured debentures of public issue, the security is created in favor of. तो जब भी हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करें, इन फैक्ट फॉर दैट मैटर जब हम सिक्योर्ड डिपॉजिट्स पे इशू करते हैं, देन कम्स इनटू द रोल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी. हियर वी हैव द डिबेंचर ट्रस्टी, राइट? मैंने बोलते बोलते थोड़ा सा कुछ बोल ही दिया है, बट सिक्योरिटी किसके फेवर में क्रिएट करते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर व्हाट? वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम पब्लिक एंड अगेंस्ट देम वी आर इशूइंग देम डिबेंचर रिसीट्स, है ना? हमने उनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं दैट मे बी आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years यू विल बी रीपेड, है ना? टिल दैट टाइम यू विल गेट इंटरेस्ट, है ना? बट देन देयर इज अ सिक्योरिटी दैट वी हैव प्रोवाइडेड कि अगर कंपनी ये वापस नहीं कर पाई, तो कंपनी के पास ये प्लांट एंड मशीनरी है हुज वर्थ इज 200 crores, तो ये क्या होगी? आपको सिक्योरिटी के रूप में हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वी हैव क्रिएटेड अ चार्ज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट? बट इट हैज टू बी क्रिएटेड. देयर इज गोइंग टू बी अ डीड. The deed is going to be between the debenture trustee and the company. तो जो security होती है that is created in favor of debenture trustee. Question number 14. The correct answer is option D, not in favor of public. ठीक है? 72% students have given me the correct answer. Chalo. Moving to the next question, question number 15, everyone. Fully convertible debenture is a debt instrument, equity instrument, hybrid instrument, or none of the above. This is a general question. ये कहीं पे भी किसी भी सेक्शन से आपको नहीं मिलेगा कि मैम ये किस सेक्शन में लिखा है, ये बताओ. फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर. फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या है? दैट one day the entire debentures, मतलब सारे के सारे debentures, they will be converted into equity. So one day they will be converted into equity. तो क्या ये hybrid है? Hybrid is what? A mix of something, right? A mix of maybe debt and equity, right? And is it a debt instrument or will it be called as equity instrument? क्या कहलाएगा ये? So this was a trick question and you have actually been tricked. ए बी सी तीनों को एकदम बराबर प्यार और वोट्स मिले हैं. हाँ, समझ नहीं आ रहा है किसको जिताए, है ना? कौन जीतेगा? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो बच्चों. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये. हाइब्रिड क्यों नहीं है? व्हाट इज द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट? क्या कोई एक ऐसा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जो आप बता सकते हो? किसको हम बोलते हैं हाइब्रिड? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑल्सो, इट हैज ऑल्सो द फीचर्स ऑफ डिबेंचर ऑल्सो, बिकॉज इट हैज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, राइट? सो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है दैट इज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट. वी आर currently talking about fully convertible debenture. How can you classify it as equity instrument? क्या ये equity में convert हो गया है? The answer is no. इसमें सारे के सारे A to Z जितने features हैं they are of debt only. It does not have even 1% element of equity. So it's not hybrid, it's not even equity. It will still remain as debt instrument. Once it is converted into equity, then it becomes equity and then it can be called as an equity instrument. So whether it is fully convertible, partially convertible, it doesn't matter. It's a debt and it will be called as a debt instrument only. Okay? चलो, समझ में आई बात? Okay. Chalo. Moving to next question. Question number 16. Director's responsibility statement. Director's responsibility statement is a part of annual accounts, auditor's report,
board's report, or none of the above? I think this is a very simple question. हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन इशू करता है? इट इज़ बीइंग इशूड बाय द ऑडिटर, एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स, and basically auditors just tell us that we have been handed over the financial statements, and जो financial statements बनी हैं they are true and fair. मतलब this is the actual position of the company and that has actually been, or that has only been put on paper, है ना. दूसरी बात आती है board's report की. What is board's report? Board's report given under section 134 which is being issued by the directors collectively called as board, है ना. एक डायरेक्टर और डायरेक्टर्स को ही हम बोर्ड भी कहते हैं. तो ये इशू कर रहे हैं, इसी का एक हिस्सा होता है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. बिकॉज डायरेक्टर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओ, मतलब यू प्रिपेयर द अकाउंट्स, यू फॉलो AS, you prepare accounts in such a manner that it is a going concern and a lot of things. So they have been entrusted with the responsibility and they have to give a statement that how they have fulfilled their responsibility. Okay? चलो, तो सही जवाब आप लोगों ने दिया है. 77% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी दी करेक्ट आंसर. Okay, moving to the next question, question number 17. In case of a private company, internal auditor has to be appointed if the turnover is 100 crores or more, 150 crores or more, 200 crores or more, or 300 crores or more. We have a section of internal auditor, section 138. और दो तरीके की हमारी कंपनीज आती हैं. कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? एक आती है पब्लिक कंपनी और एक आती है प्राइवेट कंपनी. ठीक है, मतलब बेसिकली वी हैव लिस्टेड कंपनी जहाँ पे मैंडेटरी है, देन वी हैव अनलिस्टेड कंपनी जहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जहाँ पे 3 क्राइटेरिया आता है. भाई डिपॉजिट्स आपका 25 करोड़ और मोर है तो आपको अपॉइंट करना है, पेड अप कैपिटल आपका 50 करोड़ और मोर है तो आपको अपॉइंट करना है, लोन्स 100 करोड़ और मोर है तो अपॉइंट करना है, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है तो अपॉइंट करना है. एंड देन कम्स द क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्राइवेट कंपनी के केस में कब हमें अपॉइंट करना होता है? तो प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ दो चीजें आती हैं, लोन्स 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर 200 करोड़ और मोर. चलो, थोड़ा से कंफ्यूजन के साथ, बट मोस्टली इट्स करेक्ट. 49% students have given me the correct answer, which is 200 crores or more. अरे यार ऐसे मत करो. I don't think Aarti is going to write the answer anymore. I'll ask the team to please unblock. Aarti, if you're listening, please don't write answers in the chat. We are here trying to help every student. तो मेरी sincere request है, I don't want you to be blocked, है ना. नहीं मत करो यार ऐसे. हम लोग uplift करते हैं सारे students को, किसी को criticize नहीं करते हैं. We are here कि हम सब मिलके अच्छे marks score करें, है ना. नहीं, हाँ, थैंक यू सो मच. बट अब मुझे आरती का मैसेज नहीं दिखना चाहिए. आरती, यू आर नॉट सपोज टू राइट द आंसर इन द चैट. ठीक है, आप पोल में अटेम्प्ट करिए. इफ द पोल इज नॉट विजिबल टू यू, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर और उसमें आप अपने आंसर्स लिखो और मार्क करो. ठीक है, अगर आप ऐसे आंसर्स प्रॉम्प्ट करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट द पोल. ठीक है, चलो, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. Which form is required to be filed for conversion of LLP into private limited company? LLP 1, URC 1, E-form 2, INC 2. See, this conversion of LLP is very important even from subjective perspective. मतलब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है. हमारा जो पहला चैप्टर है कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, उसमें ही हम पूरे कन्वर्जन ऑफ एलएलपी की चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है,
So this is something that you should know, and basically there is just one form number that you have to remember. There's also E form 18, but वो इतना important नहीं है जितना ये वाला form आपका important है. So this is the form number that you must remember. So which form is required to be filed for conversion of LLP into company? Let's see how many of you have answered and what have you answered. फॉर्म नंबर में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है. ये सब बातों में तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना. पता नहीं पोल अभी कम आ रहे हैं क्योंकि चैट में लोग लगे हुए हैं. पूरे मिक्स्ड पोल्स आए हैं भैया. इसको मार्क करो. मार्क दिस क्वेश्चन. यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्म नंबर. द करेक्ट आंसर माय डियर इज URC1. क्वेश्चन नंबर 18. द करेक्ट आंसर इज URC1. चलो, क्वेश्चन नंबर 19. अगेन अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन. तो एक बार फिर आप लोग हिस्ट्री क्रिएट करना और मुझे 95% प्लस वोट्स चाहिए. जब मैं ऐसे बोल देती हूँ तो आप लोग मुझे लगता है कॉन्शियस हो जाते हो, बट लेट्स सी if you can actually do that. Auditor's report is addressed to whom? Well, you should know this, and in today's class itself I've already told you this. Board of Directors, Central Government, Audit Committee, or shareholders. Auditor's report is addressed to whom? First of all, what happens? Company is preparing the financial statements, right? Financial statements are being adopted by the board of directors. So board of directors approve those financial statements, that whatever has been prepared by the company, okay, fine, we take the responsibility, we sign the financial statements and we hand it over to the auditor. After that, auditor examines the financial statement and gives his report. And he's addressing his report to whom? Is it tough for you? Well, it should not be. Most of you, 42% students have somehow given me the correct answer, which is shareholders. Auditor's report. Yes, I already said that. I'm glad you noticed. Chalo. Question number 19, the correct answer is option D. Moving to the next question. Question number 20, my dear. If at least dash of total number of directors of the company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at the meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at the meeting of the board instead of being decided by circulation. Instead of being decided by circulation. We have a section 175, जिसमें पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो बोर्ड यूजुअली क्या करता है? इट इज एडवाइजेबल दैट व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ डिसीजन, कम मीट, discuss and then pass a resolution. So board resolution should usually be passed at board meetings only, but there are various circumstances and various instances जब क्या होता है, the board cannot meet. So what they do is, भाई एक ड्राफ्ट बनता है and it is being circulated to all the directors, and within 7 days according to the secretarial standards they have to respond, and based on whatever they respond, if the majority agrees to it, the resolution is deemed to be passed by circulation. But sometimes directors क्या हो जाते हैं, oh नहीं, this has to be passed at the meeting only because they have something to say. वो सोचते हैं कि ये डिसीजन होना चाहिए and I must convince the other directors. तो वो फोर्स करता है कि नहीं यार मीटिंग पे ही मिलना है. अब एक डायरेक्टर के कहने पे मीटिंग तो नहीं बुलाई जाएगी, तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स ऐसा बोले तो वो रेजोल्यूशन जो सर्कुलेशन में पास हो रहा था वो सर्कुलेशन में पास नहीं होगा और उसके लिए मीटिंग होगी. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? 1/3 और 2/3 में कंफ्यूजन चल रहा है. 1/3. आई एम ग्लैड यू आर एंजॉयिंग, गौरी. क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट आंसर इज 1/3. Okay, moving to the next question. Question number 21. Additional director's tenure is up to. Additional director का tenure कब तक होता है? Next board meeting, next AGM, 5 years from the date of appointment, because usually directors are appointed for 5 years, right? WTT, MD, they maximum tenure is. Date of superannuation. वाह, ये तो कुछ नया ही पढ़ रहे हैं हम. ये तो ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही दे दिया है, तो ये तो मैं हटा ही देती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गिव मी. पर कुछ बच्चे होंगे जो डी को भी मार्क कर ही देंगे.
बट लेट्स सी. चलो मैंने क्रॉस कर दिया तो आई एम सीइंग कि 0% स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड ऑप्शन डी. Additional director, section 161. We have four type of appointments which is made in section 161, right? तो सबसे पहला होता है additional directors जो section 161(1) में आता है. Okay. कब तक हम अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब जब भी बोर्ड मीटिंग में इट इज अलाउड that if you have additional work and you need a director to be appointed, the board has the power to appoint an additional director, but he is appointed till the AGM. अगर AGM नहीं हुई तो the last date on which AGM should have been held. ठीक है, so the correct answer would be next AGM. Next AGM. आप लोगों का ध्यान ना क्वेश्चन पे कम है और आरती पे ज्यादा है. मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ टू रीड ऑल योर चैट्स ताकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो मुझसे मिस नहीं हो, बट स्टिल आई कैन नॉट सी दैट आरती, है ना. बट आप लोग बराबर आरती को देख ले रहे हो. चलो never mind, never mind. So question number 21, the correct answer is option B. Moving to question number 22. ठीक है, चलो फोकस करो नेक्स्ट पोल पे, एंड इफ इट्स एक्चुअली हैपनिंग इट्स ओके, प्लीज ब्लॉक हर. Question number 22. A woman director has to be there in the company. Is the company is, chalo, a listed company if the company is. If the company is a listed company with turnover of 300 crores or more, either of the above or none of the above. So this is something that I have already discussed before. I have already told you the limits. That listed company, of course, there has to be a woman director, and if there is unlisted company, then what is the criteria, right? So this is something that we have already discussed. So I don't think कि इसका आंसर गलत आना चाहिए, but still let's wait and see. हाँ, अब वो 300 करोड़ वाली चीज याद है और बाकी भूल गए कि लिस्टेड कंपनी में भी तो होती है ना मैंडेटरी. So the correct answer, my dear, would be either of the above. If it is a listed company, then also you need woman director, है ना. तो ऐसे मत भूलो. Okay. Question number 23. See, maybe she is not able to understand certain instructions. It's okay. जरूरी नहीं है कि उसको इतनी फालतू की बातें सुननी है. मे बी शी नीड सम हेल्प, है ना. चलो छोड़ दो. Question number 23. The poll is live. Please focus on the poll. Varsha Limited decides to raise deposits of rupees 20 lakhs from its members. Okay. So there's a company which wants to raise deposits from its members. However, it proposes to secure such deposits partially by offering a security worth rupees 15 lakhs. डिपॉजिट्स कितने के लेने हैं? 20 लाख के, पर सिक्योरिटी नहीं देनी है. सिक्योरिटी तो हमें आधी ही देनी है, आधी से तो थोड़ी ज्यादा. सिक्योरिटी तो कितनी देंगे? 15 lakhs. Which of the following options best describe such deposits? Option 1, fully secure deposits except a small portion. Unsecured deposits, partially secured deposits, and these cannot be classified as deposits. देखो अब क्या किया है, हर जगह बेटा सिर्फ ऐसे ही दिमाग नहीं लगता है ना. जैसे बोलते हैं ना, लॉ इज मेड फ्रॉम लॉजिक्स. तो मैम पार्शियली सिक्योर्ड हैं तो हमने तो ये ऑप्शन मार्क कर दिया, एंड दिस शुड बी करेक्ट. दिमाग लगाया हमने तो यहाँ पे, जैसे आप बोलते हो कि दिमाग लगाओ, बट कभी कभी तो लॉ भी मानना पड़ता है ना. द लॉ डज नॉट से लाइक दैट. The law says that it will be considered as unsecured deposits. In fact, it has to be quoted in every circular, form, advertisement, जहाँ पे भी आप बताते हो, any document relating to inviting of deposits, it has to be written everywhere that these are unsecured deposits. So even if आपके यहाँ पे 20 lakhs के deposits होते और 19 lakhs की security होती, then also we would have called them as unsecured deposits only. Okay?
चलो चलो, आई थिंक माई टीम इज डैम एक्टिव टुडे. चलो, क्वेश्चन नंबर 23. हाँ, करेक्ट आंसर क्या था जो आप लोगों ने नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है, दूर दूर तक नहीं दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 24. A whole-time director is appointed for a term of. Simple, plain, clean question. सीधे छोटा सा क्वेश्चन है and we have 4 timelines that are being given. 2 years, 3 years, 5 years and 10 years. A whole-time director. Appointment of whole-time director section 196 जहाँ पे हम पढ़ते हैं ना WTD, MD और मैनेजर के अपॉइंटमेंट के बारे में, राइट? Section 196 actually read with part 1 of schedule 5. That's how you can recall the entire thing. तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है कितने टेन्योर के लिए होता है? The appointment is done for maximum 5 years. Very well done. So लगभग 90% स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है and I'm happy to know that. So question number 25, I don't think I need to explain more. The correct answer is option C, 5 years. Chalo. Moving to the next question, question number 25, everyone. If a person other than the retiring director is proposed, a check of dash is to be deposited with the proposal. 50 lakhs, 50,000, 75,000, 1 lakh and 2 lakh. देखो, एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है, वन ऑफ माई फेवरेट सेक्शंस आई वुड से, सेक्शन नंबर 160. Section number 160 actually gives the right to other persons. Like if I want to become a director, I think I am capable enough and I can lead the company. So if I want to become a director in any company, वो member हो या non-member हो, I can send my candidature कि आई वॉन्ट टू बिकम द डायरेक्टर. बट ऐसे तो हर कोई बोलेगा यार हमें डायरेक्टर बनना है. जैसे naukri.com पे 50 एप्लीकेशन आ जाती है एक जॉब के लिए, वैसे एक डायरेक्टर की वैकेंसी होगी और लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगे. अब कंपनी क्या करेगी भाई, परेशान हो जाएगी ऐसे तो, है ना. और हर किसी के लिए फिर क्या जनरल मीटिंग में OR पास कराएंगे कि हाँ ये देखो आया एक कैंडिडेट डायरेक्टर का, डू यू एक्सेप्ट हिम एज अ डायरेक्टर और यू डोंट. सो टू स्क्रीन दैट आउट देयर हैज टू बी अ डिपॉजिट, है ना. एक चेक हम डिपॉजिट करवाते हैं, which is of course refundable, but only if you are elected or at least जो आपके votes in favor होते हैं they are more than 25% of the total valid votes which have been cast. तो ये कितना अमाउंट का होता है? Very good, क्या बात है. I didn't expect it, but 87% students have given me the correct answer, which is 1 lakh. Okay, good. Question number, समझा तो दिया मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26. There are 9 directors in a company and out of which 2 officers of the directors have fallen vacant. 2 officers नहीं होना चाहिए, officers होना चाहिए, ठीक है. थोड़ी बहुत गलतियां तो allowed है. 2 officers of the directors have fallen vacant. What will be the quorum for the board meeting? Simple question. But of course you need to do slight calculation, है ना. तो quorum क्या होता है? Section 174 में आपने पढ़ा है quorum. I will write what exactly quorum is. Okay. So higher of 1/3 of total strength. Total strength जितने भी directors हैं हमारे पास, or 2. So whatever is the higher, whatever is the total directors उसका 1/3 या फिर 2, whatever is the higher, that is the quorum. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, 9 डायरेक्टर्स थे जिसमें से 2 चले गए, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास कितने हैं? वी हैव 7 डायरेक्टर्स इन टोटल. 7 का 1/3 कितना आएगा? इट विल समवेयर कम आउट टू बी मे बी 2.333 वॉट एवर इट इज. सो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 3 और 2 विच एवर इज हायर ऑफ द 2 इज 3. सो द कोरम रिक्वायर्ड इज 3. लेट्स सी, सही दिया है आपने जवाब की गलत दिया है? देखो कितना सारा, ओनली 60% स्टूडेंट्स ने मुझे सही जवाब दिया है.
चलो, इट्स ओके। मैं इतना इट्स ओके आपको बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि हाँ ऐसे ही चल जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग दिस दैट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, यू आर ट्राइंग टू मार्क कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हो रही है, एंड यू विल एक्चुअली improve this. Moving to the next question, question number 27. A company may remove a director. A company may remove a director with, कैसे हटा सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर को? बोर्ड रेजोल्यूशन से. What is the section for removal of directors? चैट में लिखना है after you answer the poll. A company may remove a director with board resolution or ordinary resolution of shareholders or special resolution of shareholders or by approval through ROC. तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 27 के. ये तो आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि बोर्ड कैन नॉट रिमूव अ डायरेक्टर, राइट. ऐसे नहीं कर सकते कि आपस में कुछ हमने पॉलिटिक्स कर ली, 10 डायरेक्टर है उसमें से एक डायरेक्टर को निकाल दिया, नहीं कर सकते, है ना. बट द शेयर होल्डर्स डेफिनेटली हैव द पावर टू रिमूव अ डायरेक्टर. वेरी वेल डन. द करेक्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 169 ओनली फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. अब इसमें होता क्या है, देयर आर सर्टेन एलिजिबल मेंबर्स जो who are empowered और who are entitled to send a special notice. वो सेक्शन 115 में हम जाके पढ़ते हैं. बट वो स्पेशल नोटिस क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं. एंड व्हेन दे सेंड द स्पेशल नोटिस इट इज बीइंग सेंट टू द डायरेक्टर कि भाई तुमको हटाने के लिए लोग प्रपोजल पास कर रहे हैं, तो ही कैन गिव अ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट. एवरीथिंग हैपेंस इन देयर इज जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में पास होता है ordinary resolution. So just by passing an ordinary resolution, a director can be removed. What is the correct answer? OR. OR by shareholders. इतना आसान है डायरेक्टर को निकालना, बताओ. हम सोचते हैं डायरेक्टर की बड़ी इज्जत है. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. Everyone. Managing director's appointment is ratified in AGM through ordinary resolution, special resolution, no AGM resolution is required, or none of the above. But none of the above or no AGM resolution is required is the same thing, kind of same thing, है ना. तो पहले 3 ऑप्शंस में से ही मुझे लगता है कि हम कुछ मार्क कर पाएंगे. ऑर्डिनरी, स्पेशल और नो रेजोल्यूशन. दैट्स इट. Question number 28. Ordinary, special or no resolution. See, when we are talking about the appointment of whole-time director, appointment of managing director, appointment of manager, तो क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है. They are being appointed by the board. मतलब board meeting हुई, उसमें board resolution पास हुआ और आपने appoint किया. But it is subject to approval of मेंबर्स, है ना. तो जनरल मीटिंग होती है, वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है. देयर इज इवन थर्ड थिंग, sometimes we also need CG's approval. Why we need CG's approval? Because if the terms of if the conditions are not met, जो schedule 5 में हमारे पास conditions दी हुई है, if they are not met, then we need CG's approval also. ठीक है ना. तो यहाँ पे what is the correct answer? फिर गड़बड़ हो रही है. Ordinary resolution is required. Please mark these things. ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर जगह आपको नहीं बोलती that you should so specifically remember कि हाँ कौन सा वाला resolution चाहिए, but यहाँ तो you need to learn. There is no two ways about it. Okay? बेटा ये सब के सब वो हैं, आपने पढ़ा हुआ है. There are only 4 ordinary business. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल आर स्पेशल बिजनेस. बट डायरेक्टर को हटाना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये सारे के सारे तो आपके नॉर्मल उसमें ही आते हैं ना, ऑर्डिनरी बिजनेस में ही आते हैं. ठीक है. बट एक चीज मैं बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं, आई डिड नॉट वांट टू से दिस, बट ठीक है मेरे नजर चढ़ गई, मैंने बोल दिया आपको. बट आप इतनी बात हमेशा याद रखो, देयर इज नो कनेक्शन. ऑर्डिनरी बिजनेस है तो वहां पे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, हमें ये पता है. बट स्पेशल बिजनेस के केस में देयर कुड बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन, देयर कुड बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑल्सो. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होगा. नो. अपार्ट फ्रॉम 4 बिजनेसेस सारे के सारे स्पेशल ही होते हैं, बट उन स्पेशल में बहुत जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज ओनली पास्ड. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29. कम ऑन एवरीवन. Independent directors are not entitled to get.
setting fee, reimbursement of expenses, stock option or commission on profit. Four things are being given. सेक्शन नंबर 197 में हम पढ़ते हैं व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स गेट, है ना. तो उसी में छोटा सा हमारा सब सेक्शन आता है वेयर वी रीड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 3 थिंग्स. इसमें से 3 चीज के लिए वो एंटाइटल्ड हैं. द फोर्थ थिंग has been specifically excluded, that independent directors are not allowed to get any other remuneration apart from these 3 including. तो 3 ऐसे हैं जो उनको अलाउड हैं और एक ऐसा है जो अलाउड नहीं है. लेट्स सी हु कैन आंसर दिस. %60 students have given me the correct answer and I'm locking this. The correct answer, my dear, is stock option. See, independent directors are not basically the employees of the company, है ना, क्योंकि whole time directors cannot be the independent directors, है ना. तो वो employees नहीं होते हैं, तो उनको रिटेंशन या इस सब चीज के लिए दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द स्टॉक ऑप्शन. बिकॉज अगर स्टॉक ऑप्शन मिलेगा देयर विल समवेयर बी इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी. स्टॉक ऑप्शन क्या होता है भाई, आप स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कंपनी की ग्रोथ से आपकी ग्रोथ वहां पे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है. तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि यार कंपनी का अगर ये बता देंगे या ये पॉइंट आउट करेंगे सो यू विल ऑल्सो बी बायस्ड ना. इसीलिए तो इफ अ पर्सन हैज अ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इफ ही इज इंडेटेड टू द कंपनी ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन भी तो वही बायसनेस ले आएगा. That's why he is not entitled to get the stock option. Moving to the next question, question number 30. Question number 30. The poll is already live. Wow. Minutes of board meeting are to be preserved for. अब confusion आपको कहां होगा मैं ये भी बता देती हूँ. अभी मैंने पोल मार्क करके देखा नहीं है कि what is happening. 8 years और permanently. मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं confusion इसी में होगा. हाँ देखो, इसीलिए कहते हैं ना टीचर बच्चों को समझ जाते हैं. 8 years और परमानेंटली. अब थोड़ा सा मैं आपको और याद दिलाती हूं. एक होती है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, दैट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर 8 years. एक होता है मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग्स, जैसे ऑडिट कमिटी की मीटिंग्स, इन सबके भी तो मिनट्स बनते हैं ना. दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड, दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड permanently. They have to be preserved permanently. Section 118 read with rules. Yes. चलो, तो only 27% students have given me the correct answer. बाकी आप लोग कहीं ना कहीं 8 years और उसमें ही confuse हुए हैं as expected. Moving to the next question, question number 31. In case chairman is executive, at least dash of the board members shall be independent directors. You might not even know this, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये regulations के तहत आता है, बट इट हैज़ बीन ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड और बहुत बार क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा और ये आपको पता होना चाहिए. 1/3 of the board members shall be independent director, 2/3 of the board shall be independent director, half of the board shall be independent director, majority has to be independent director. Okay, तो ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट लेट मी सी. ओके, chairman, please mark this question because I can see a lot of confusion over here. Chairman may be executive, he may be non-executive. You all know what executive is, what non-executive is, very basics of the chapter of director. सबसे पहले हम इसको यही पढ़ते हैं, ठीक है. If the chairman is non-executive, मतलब वो खुद क्या है, he is not biased, आप कह सकते हो. तो उस सिचुएशन में only 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी इंडिपेंडेंट. मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही है, उसके बाद आप जितने रखना चाहें रख ले. बट इफ द चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव वन, अरे रे रे, तब एटलीस्ट हाफ ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट.
बिकॉज चेयरमैन समटाइम्स हैज अ कास्टिंग वोट, राइट? तो वहां पे क्या होगा, फिर बायसनेस और बढ़ जाएगी. सो हाफ ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन दैट केस. यहाँ क्या दिया हुआ है, इन केस चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव. सो सिंस द चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव, half of the board members have to be independent directors. So question number 31, the correct answer, my dear, is option C. Option C. Okay. Moving to question number 32. Question number 32, very easy. सिर्फ चैप्टर का नाम आपसे पूछा गया है, चैप्टर का नंबर रादर पूछा गया है. The provisions relating to the chapter of investigation are provided in which chapter of Companies Act? पहला तो मैं काट देती हूं बिकॉज ऐसा तो कोई चैप्टर ही नहीं है, राइट? बट अदर देन दैट, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15. एंड फॉर द वंस जो पोल दे दे वो मुझे ये भी बता सकते हैं व्हाट चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 आर, है ना? चैप्टर नंबर 13 क्या है, चैप्टर नंबर 15 क्या है, चैप्टर नंबर 14 क्या है? But I can still see you guys are slightly confused, है ना? थोड़ा सा तो कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे ऑप्शन बी और सी में. ये तो मैंने काट दिया यार, उसके बाद भी 7% कौन से ये बच्चे हैं जो इसको अभी भी वोट दे रहे हैं? वो तो मैंने काट ही दिया है. ये है आपका चैप्टर कॉम्प्रोमाइजेस का. ये है आपका चैप्टर कॉम्प्रोमाइजेस का, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन. ये है आपका चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड remuneration of managerial personnel. So the correct answer is chapter 14, which talks about inspection, inquiry and investigation. Chalo. Moving to the next question. Very few questions remaining. Come on, we don't have to lose the spirit. I hope it's going good, है ना? No company can appoint any person as MD if he has attained 70 years of age unless. कोई भी कंपनी एक ऐसे एमडी को अपॉइंट नहीं कर सकती who has attained 70 years of age unless OR is passed, SR is passed, approval of CG is obtained, or person above 70 years can't be appointed at all. You have to remember that whenever we want to appoint somebody as managing director, तो दो क्राइटेरिया है, मतलब मिनिमम एज भी है, मैक्सिमम एज भी है. मिनिमम एज इज 21 years, द मैक्सिमम एज इज 70 years, है ना? बट मैंने आपको पैसे से पहले भी बताया हुआ है कि क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है एंड हु इज फिट इनफ. यार आजकल एज इज जस्ट अ नंबर. समबडी हु इज, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ आवर करंट पीएम, है ना? तो एज इज जस्ट अ नंबर. भाई उतनी एज पे अगर वो इतने कैपेबल हैं कि दे कैन वर्क, तो व्हाई नॉट अपॉइंट हिम एज एन एमडी? बट उस सिचुएशन में यू नीड समथिंग. आपको क्या चाहिए होता है? If special resolution is passed, my dear, 57% students have given me the correct answer. Chalo, good. Moving to the next question, question number 34. Trust me, मुझे नहीं लगता कि इंटर वाले बच्चे देखने की हिम्मत कर रहे होंगे, है ना? देखेंगे, हिल जाएंगे, थोड़ा सा निकल जाएंगे. इंटर का कोर्स अब आप लोगों को शायद सुनने में अच्छा नहीं लगे, बट आप पढ़ के आए हो, सो यू नो दैट इंटर कोर्स इज एक्चुअली ह्यूज. इट मे बी इजी बट इट्स ह्यूज. मतलब सीएमए फाइनल के सिलेबस से ज्यादा सीएमए इंटर का सिलेबस है, तो वो बेचारे बच्चे उतना ही पढ़ ले, वही काफी है. Question number 34. When a transferor company is a listed company and transferee company is an unlisted company, the transferee company becomes a listed company. Continues to be an unlisted company and can never be a listed company. Continues to be an unlisted company unless it is listed by complying with the listing requirement and any of the above. So these are the four options. भाई हमारे पास एक कंपनी है A लिमिटेड जो लिस्टेड थी. इसको किसने एक्वायर कर लिया? इसको एक्वायर कर लिया B लिमिटेड ने, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है. तो क्या B लिस्टेड लिस्टेड बन गई? क्या बात है. ये तो वही बात हो रही है जैसे ये हो गए मिस्टर अग्रवाल और ये हो गई मिस भार्गव. मिस भार्गव हैज बीन एक्वायर्ड
मतलब मान लो इनकी शादी हो गई इनसे, तो ये क्या बन गई, मिसेस अग्रवाल, है ना, समथिंग लाइक दैट। ये शादी के बाद सरनेम बन जाता है, हम वही बन जाते हैं, उल्टा कर लो, जैसे भी करना है वाइस वर्सा। पर क्या ऐसा हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज कि भाई एक लिस्टेड कंपनी है, उसको एक्वायर किया एक अनलिस्टेड कंपनी ने और वो लिस्टेड कंपनी बन गई, इट विल कंटिन्यू टू बी एन अनलिस्टेड कंपनी ओनली। बट क्या वो कभी लिस्टेड कंपनी नहीं बन सकती? बन सकती है। कैसे बन सकती है? व्हेन इट कंप्लाइज विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। जो जो क्राइटेरिया है आप फुलफिल करोगे, जैसे जैसे एप्लीकेशन करनी है, इफ यू वांट टू यू कैन, राइट? सो चलो, क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ए, तुम लोग का दिमाग कहाँ लगा है यार? I think I'm missing out something. Anyways, question number 35. Application has to be made for relief of oppression to. रिलीफ ऑफ ऑपरेशन की हम एप्लीकेशन किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी, आरओसी और नन ऑफ द अबव। सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी, आरओसी और none of the above. See, there are two questions of oppression. One is question number 35 and another one is question number 37. तो अभी हम उसमें भी जाएंगे, तो वहां पे भी we will talk about oppression. Section 241 होता है हमारा oppression का, वो आप देख भी रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। So there are certain members who can मेक एन एप्लीकेशन, बट हम रिलीफ ऑफ ऑपरेशन की एप्लीकेशन देते किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, एनसीएलटी को देते हैं, आरओसी को देते हैं, या नन ऑफ द अबव? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से वैसे भी पूछा हुआ है, बिकॉज इंस्टीट्यूट की बुक में शायद कहीं कुछ गलत दिया हुआ है। बट द करेक्ट आंसर माई डियर इज एनसीएलटी, इट इज नॉट आरओसी। ठीक है, इट इज एनसीएलटी, इट इज नॉट आरओसी। 74% स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली गिवन द करेक्ट आंसर। मतलब आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का तो स्कोप नहीं है। चलो, लास्ट कुछ चंद क्वेश्चंस बचे हुए हैं, प्लीज मेंटेन योर फोकस। क्वेश्चन नंबर 36, कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 36, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एमडी ओनली, एनी डायरेक्टर, एनी शेयर होल्डर, एनी पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ फी। एक बात याद रखना, हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, एंड आई जस्ट गो देयर, और वहां पे मैं बोलूं यार बताओ कल कितनी सेल हुई थी, अकाउंटिंग दिखाओ यार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, क्या वो मुझे देखने देंगे? क्या वो मुझे देखने देंगे? नो, दे विल एक्चुअली थ्रो मी आउट ऑफ द ऑफिस कि भाई कर क्या रहे हो? आई एम द शेयर होल्डर, आई हैव द राइट टू इंस्पेक्ट। नो माई डियर, यू डोंट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट। यू हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन ओनली बाय द डायरेक्टर्स और देयर एजेंट्स, राइट? So any director can actually inspect the books of accounts. Shareholders do not have any power. Neither general public has the power to inspect the books of accounts. Fine. So correct answer is option B. तो आप लोग शायद वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज होके आपने ऑप्शन सी भी मार्क किया है, बट कीप दिस इन माइंड। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37 माय डियर, अगेन ऑपरेशन का क्वेश्चन है। Section 241 में there are certain members who have a right to apply for oppression. Let's read the options given. In the case of a company having share capital, तो हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. So when I'm talking with share capital, it could be 100 members, or it could be 1/10 of members,
1/10 of number of members, or it could be 1/10 holding capital, 1/10 of the issued capital, members holding 1/10 capital, that also you can write, members holding 1/10 capital. And when I'm talking company without share capital, it is simple, 1/5 of members. अब when you read the option, तो भाई सारे ऑप्शन सही हैं, तो जैसा हमेशा हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. So 70% students have got it right, not a problem. एकदम बढ़िया. चलो आते हैं थोड़े से बड़े से क्वेश्चन पे. प्लीज बहुत फोकस करके ये वाला क्वेश्चन आंसर करना. इट माइट बी अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू. फैम सॉफ्टवेयर company INC. So it is not an Indian company. It is a company which is incorporated in Australia. Proposes to establish a place of business at Mumbai. The list of the directors. इस कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं? Mr. Arun is the managing director. Mr. Ranveer is another director. Mr. Ramesh Malik is another director. And Mr. Arbaz is another director. So far we have 4 directors. 4 डायरेक्टर्स हैं हमारे पास. इसमें से 4 डायरेक्टर्स कौन है? अरुण, रणवीर, रमेश एंड अरबाज. मिस लवीना हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी. तो ये क्या है? मिस लवीना क्या है? सेक्रेटरी है. इट इज टू बी नोटेड दैट मिस्टर रमेश मलिक एंड मिस्टर अरबाज, दे आर रेसिडेंट इन इंडिया. ये दोनों क्या है? इंडिया में ही रहते हैं. Who have been authorized by FAM Software Company INC to accept on behalf of company service of process, notices or other documents required to be served on FAM Software Company INC. That means, can I tell these that they are authorized representative in India? We have read the concept of foreign company. There is a company which is incorporated outside India. It wants to establish a place of business in India. It wants to establish a place of business in Mumbai, right? तो जब भी ये place of business establish करते हैं, तो ये क्या करते हैं? Within 30 days, they have to file certain documents with ROC New Delhi, है ना? तो वो documents के साथ बहुत सारी चीजें जाती हैं, ठीक है ना? वो सारे कंपनी का चार्टर, कंपनी का एड्रेस, ये वो बहुत सारे डिटेल्स जाते हैं. So, in relation to company's establishment, you are required to enlighten the company with respect to whom a declaration will be required. In documents के साथ there is a declaration also which has to go that these people are not convicted. Convicted means found guilty or debarred from formation of companies in or outside India. मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है that they have tried to form a company and they have done some fraud and they have been found guilty of the same. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. ये डिक्लेरेशन हम किसके रिस्पेक्ट में देंगे? Our directors, our authorized representative or the secretary. So there are different 4 combinations which have been given. First thing, you need to remember the provision. If you remember the provision, you can put in that and choose the right combination. So let me see, भाई अभी votings बहुत कम हुई हैं because till now I was explaining you the question. I hope now you have understood the question well. Basically, you need this declaration not just for the authorized representative, but for all the directors also. You need this declaration that none of the directors as well as the authorized representative, यहाँ पे वो director ही authorized representative हैं. In general case, there could be another authorized representative also, कि director तो वो है ही है 4, यहाँ पे हमने किसी इंडिया के बंदे को कोई और हायर किया और उसको authorized representative बनाया, तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिक्लेरेशन देना होगा and the declaration is required in respect of those directors also. So the correct answer would be this. All the 4 directors. Okay? Chalo. Moving to the next question, the last 2 questions left. Come on everyone, focus. The last 2 questions are left.
Question number 39. The board of directors of Vidyut Limited are contemplating to declare interim dividend in the last week of July 2024. But the company has incurred loss during the current financial year up to the end of June 24. So what is this case? The case is that company wants to declare dividend, interim dividend, but अभी तक क्या हुआ है? लास्ट क्वार्टर तक लॉस हो गया है. तो ऐसी सिचुएशन में इंटरिम डिविडेंड के ऊपर एक लिमिट आ जाती है दैट यू कैन नॉट डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड मोर देन एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज रेट जो आता है उस रेट से ज्यादा आप इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं. हम इंटरिम डिविडेंड किस ईयर के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं? हम 2024 के लिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, 24-25, राइट? वी वांट टू डिक्लेयर इन जुलाई 24. इसके प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स कौन से हुए? ये और ये. इसके रिस्पेक्टिव डिविडेंड्स कौन से हुए? इनका एवरेज कितना आएगा? 12 + 11 + 10 divided by 3. So what will come out to be the average? 11%. So the maximum dividend that can be declared is option B, 11%. Okay, option B, 11%. And here comes the last question. I'm ending this poll. Okay, here comes the last question. बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए लिमिटेड इज सिचुएटेड एट मुंबई. तो ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई में. इट हैज अ ब्रांच ऑफिस एट कोलकाता. It is desired by the board of directors of A Limited to keep books of Kolkata office at Delhi. As per Companies Act 2013, A Limited is required or authorized to keep the books of accounts of Kolkata office at. तो सबसे पहली बात, where the books of accounts can be kept. The books of accounts have to be kept at the registered office of the company. Section 128 तो हमें यही बोलता है. However, can we keep the books of accounts at some other place? Yes. We can keep the books of accounts at some other place as the board may decide. तो आप बोर्ड डिसाइड करिए, आप जहां पे भी रख रहे हैं आप वहां रखिए. विद इन 7 days all you have to do is notify to ROC कि हम कहां रख रहे हैं. So the books can be kept at मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जहां मर्जी वहां रख लीजिए. जहां बोर्ड की मर्जी होगी वहां वो रख लेंगे. Get it? So here we come to the end of all the questions. Hope you all enjoyed the session. PDF की अगर आप बात कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर सेशन की PDF की लिंक आई थिंक शेयर हो चुकी होगी एंड यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए थे प्लीज मार्क दोज क्वेश्चंस एंड कीप इट इन रिकॉर्ड दैट आई हैव टू रिव्यू देम लेटर. एंड यू कैन शेयर योर स्कोर्स कि 40 में से कितने आए. हैव दे इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट सेशन? मतलब इकोनॉमिक लॉज वॉज बेटर और दिस कंपनी लॉ इज बेटर? क्या लग रहा है कि क्या बेटर था? कोई बात नहीं. द पोल इज क्लोज्ड बिकॉज स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो वो लास्ट में शेयर करना होता है, इसलिए लास्ट वाले क्वेश्चन का पोल थोड़ा जल्दी एंड हो गया. बट ऑफ कोर्स आई होप यू हैव अपीयर्ड फॉर द सेम, राइट? ओके, सो आई कैन सी 33 मार्क्स भी आए हैं भाई. अंकित राय गुड, श्रेया 31, सुनीता 31, 21, 24, 27, 31, 33, अभिषेक गुड गुड, 36 धात्री वेरी नाइस, Gautami 35, great. Aditya 36, 40 on 40 if join earlier. Hey क्या है भाई? Amazing session, thank you. 22 not better, you don't not bad, you don't have to be sad about it. You just have to improve. हर दिन क्या करना है? थोड़ा और improve करना है. अरे यार क्या GM versus AGM versus EGM. GM is general meeting.
क्या होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। वो दो तरीके की हो सकती है, एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है। एजीएम जो साल में सिर्फ एक बार होती है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, जिसकी हमको डेडलाइन दी रहती है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। ईजीएम उसके अलावा कोई भी मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती है उसको हम ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। तो उसके अलावा कभी भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, भाई हमको दिख रहा है कि हमें ऑल्टर करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई क्लॉज, जिसके लिए हमको एसआर चाहिए, वी कैन नॉट वेट टिल एनुअल जनरल मीटिंग, भाई साल भर बाद होगी, तो अभी क्या करें, मीटिंग बुलाएं और मेंबर्स से ये चीज पास करा ले। तो इस तरीके से होती है। नाउ आई एम नॉट टेकिंग अप डाउट्स राइट नाउ, मुझे एक चीज कुछ दिख जाती है तो आई एम टेलिंग यू, आई एम रैपिंग अप द सेशन हियर। अगर आपको कुछ भी लगता है, माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड माई यूट्यूब स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द कॉमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज वी कैन, ठीक है। हाँ, फिलहाल बहुत अच्छा लगा। आई एम हैप्पी दैट यू ऑल एंजॉयड इट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज कीप इन माइंड वन मोर MCQ सेशन इज रिमेनिंग, उसके बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे, बट फिलहाल वी हैव अनदर MCQ सेशन जो सिर्फ CG और IBC का है, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी ऑन 21st में, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी सच एन इलैबोरेट सेशन, छोटा सेशन होगा बट बड़ा मजा आने वाला है, राइट। सो सी यू ऑल ऑन